हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर दिस न्यू सेशन। जल्दी सब लोग बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे, जिससे बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड आफ्टरनून राहुल, कपिल, कल्पना, क्षितिज, प्रियेश, रवि, निखिल। अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंस, साहा, अभिषेक। प्लग के सामने खड़ा हूं, चालू कर दो, सब क्लियर है। एक पावर बैंक ले लो यार, है ना। प्लग के सामने कब तक खड़े हो क्लास लिखोगे? आपको नोट्स भी तो बनाने होंगे ना, तो कैसे बना पाओगे नोट्स ऐसे में? आराम से एक वो ले लो, पावर बैंक ले लो, एक्सटेंशन ले लो, है ना। मैं भी एक्सटेंशन लेके यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना। एक्सटेंशन लेके बेड में रख लो, आराम से पढ़ते चलो वहां पे, है ना। चलो आ जाओ सभी लोग। हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं एक चीज। वो क्या है कि मैंने आपको ये तो बताया है कि हमारे पास जो अल्टरनेटर होते हैं वो दो टाइप के अल्टरनेटर हो सकते हैं। कौन से दो टाइप के? आपने बताया नहीं सर, आपने तो मैंने बताया था कि या तो आपका रोटेटिंग आर्मेचर होगा या तो रोटेटिंग फील्ड होगा, है ना। हमारे पास दो तरह के अल्टरनेटर हो सकते हैं। एक तो आपका रोटेटिंग फील्ड या रोटेटिंग आर्मेचर। उनमें से हम प्रिफर किसको करते हैं? रोटेटिंग फील्ड को प्रिफर करते हैं, है ना। और रही बात स्मॉल, जो छोटे छोटे अल्टरनेटर होंगे, उसमें हम रोटेटिंग आर्मेचर भी रख सकते हैं। तो मैं दोनों का डायग्राम एक छोटा सा बना के यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करता हूँ। एडवांटेज बताने जा रहा हूं मैं आपको कि हमारा स्टेशनरी आर्मेचर होने पे क्या क्या एडवांटेजेस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करना, एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर। आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग। हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहला जो अल्टरनेटर होता है मेरे पास, वो होता है कैसा आपका? अगर मैं बात करूं स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड, तो वो कैसा बनेगा, वो थोड़ा सा मैं एक आपको फील देने के चक्कर में यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आपके पास यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास स्टेशनरी, क्या आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे स्टेशनरी आर्मेचर है, ठीक है। और रोटेटिंग आपके पास यहाँ पे क्या है? फील्ड है। ये मैंने डायग्राम आपके सामने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। ये किस टाइप का डायग्राम दिख रहा है आपको? आपका जो आर्मेचर है, मतलब जो कंडक्टर है, वो स्टेशनरी है, और फील्ड आपके पास यहाँ पे रोटेटिंग है। रोटेटिंग फील्ड बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, इस टाइप का देखो। ये आपका प्राइम मूवर से कनेक्टेड है, ठीक है। आपको थोड़ा फील आए कि हाँ भाई रोटेटिंग फील्ड कैसे है सर, तो ये प्राइम मूवर से कनेक्टेड भी है। तो हाँ सर, ये ऐसा जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये मेरा क्या हुआ है?
पीएम मतलब क्या, प्राइम मूवर है ना, इसको लिख लेना यार, आप कैसे बताऊंगा, प्राइम मूवर, प्राइम मूवर है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इसमें देखा जाए, है ना, इसमें देखा जाए हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग है, अगर देखा जाए यहाँ पे, ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग में कितने फेस हैं, एक फेस एक न्यूट्रल है, हाँ या ना, बताओ जरा, हाँ या ना, है ना, दो चीज। तो आपको यहाँ पे कितने स्लिप रिंग लगेंगे, एक फेस में लगेगा एक न्यूट्रल में लगेगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो आर्मेचर कंडक्टर पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसके लिए मुझे कंडक्टर ड्रॉ करने को कितने करूंगा, तीन फेस एक न्यूट्रल, तो आर फेस, वाई फेस, वाई फेस, बी फेस, और साथ में एक न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल तो 2 मिनट के लिए अच्छे से बनाता हूँ डायग्राम, डायग्राम मेरा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। चार फेस बनाने के लिए चार फेस बना दूंगा, एक, दो, तीन एंड चार। देखना इसमें से जो आउटपुट आएगा ना, इनमें से जो आउटपुट आएगा, तीन तो फेस हो जाएंगे और एक आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो आर, आर, वाई, बी एंड न्यूट्रल। ये आपका किस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, ये आपका लिख देता हूं यहां पे मैं, स्टेशनरी कंडक्टर, मतलब स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। एक डायग्राम में और बनाने की कोशिश करता हूं, किसका, कि आपका वहां पे मैं आर्मेचर को रोटेटिंग बना दूंगा, और कंडक्टर को क्या रख दूंगा आपका मैं, मतलब आपके कंडक्टर को मैं रोटेटिंग बना दूंगा और फील्ड को आपको बना दूंगा स्टेशनरी। तो उसका भी डायग्राम एक बार देख ही लो ना आप लोग, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसा। तो हमने यहाँ पे अपनी फील्ड बाइंडिंग लगा दी बाहर, आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पे, ये आपकी फील्ड बाइंडिंग होगी यहाँ पे, जो कि आपका स्टेशनरी है। ये आपका फील्ड बाइंडिंग होगी, यहाँ पे आप कैसे सप्लाई दोगे इसको, फील्ड बाइंडिंग को डीसी सप्लाई। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ साइड में, देखना, यहाँ से एक टर्मिनल ऐसे गया होगा आपका, एक देखो, प्रॉपरली देखना सभी लोग कैसे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक डीसी सप्लाई होगी, प्लस माइनस, उसको मैं ऐसे लेके आया, ऐसे लेके आया, यहाँ पे गई वाइंडिंग, इसमें गई, इसमें लपेटा होगा अपन ने, मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसे लपेटा है, देखो ऐसा लपेटा है, फिर ये यहाँ पे लपेटा होगा इसको मैंने, फिर यहाँ से घुमा के वापस लेके आया हूँ ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, और ये आपका आर्मेचर हो गया, जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे जो कि रोटेटिंग होंगे, लाइक दिस। ये मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर्स है। अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कंडक्टर आपका रोटेटिंग है ना, यहाँ पे आपका साफ्ट भी बना देता हूँ आपको समझाने के लिए मैं, ये साफ्ट हो गया, और ये आपका ऐसा हो गया, यहाँ पे आपका मान लो प्राइम मूवर कनेक्टेड है, ये आपका यहाँ पे प्राइम मूवर कनेक्टेड है,
अब इससे जो आउटपुट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आउटपुट आएगा। तो इसको कलेक्ट करने के लिए हमको कितने फेज की चीज, मतलब 3 फेज एक न्यूट्रल चाहिए। तो एक फेज आर, आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल, 4 चीज चाहिए। तो हमको कितने स्लिप रिंग लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, 4, क्योंकि ये तो आपका रोटेटिंग बॉडी है ना। तो आर फेज को कलेक्ट करने के लिए ब्रश लगाना पड़ेगा, वाई फेज को कलेक्ट करने के लिए ब्रश लगाना पड़ेगा, बी फेज के लिए ब्रश लगाना पड़ेगा और इसके लिए ब्रश लगाना पड़ेगा। तो मतलब आप अल्टीमेटली यहाँ पे मेंटेनेंस तो ज्यादा बढ़ गया ना। क्यों बढ़ गया? इसमें तो आपका फील्ड वाइंडिंग थी, फील्ड वाइंडिंग में तो 2 ही आपको ब्रश लगाने पड़े, स्लिप रिंग लगानी पड़ी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपका तीनों फेस और न्यूट्रल सभी को कलेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो आप पहला पॉइंट देखना, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपका। ये आपका किस टाइप का आर्मेचर है? ये आपका है स्टेशनरी फील्ड रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर स्टेशनरी फील्ड। हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिफर किसको करते हैं? स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड। और उसके क्या क्या आपके एडवांटेज हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज थोड़ा समझिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिएगा कि बिलो 10 किलोवाट, अगर आपका 10 किलोवाट से कम, मतलब आपका 10 किलोवाट से कम का पावर है, तो यहाँ पे लैंग्वेज में देता हूं, बिलो लेस देन 10 किलोवाट में हम क्या करने वाले हैं, कौन सा अल्टरनेटर यूज करेंगे, कौन सा प्रिफर करेंगे? इसमें आपका प्रिफरेबल होगा कौन सा? ये वाला रोटेटिंग आर्मेचर स्टेशनरी फील्ड। यहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। हम ये वाला तक यूज कर सकते हैं। इसको मैं लिखता हूं यहाँ आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग नंबर 1, नंबर 1 का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पावर रेटिंग मोर है, मोर देन 10 किलोवाट, उसमें आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा? सॉरी, इसमें सेकंड वाला था, इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला, गलत लिख दिया था, अब सही कर दिया। स्लिप रिंग और ब्रश एक ही चीज है क्या? अभी आपके लिए एक ही चीज मान के रखिए, ठीक है। ब्रश के साथ स्लिप रिंग कनेक्ट होता है, ठीक है। ब्रश के साथ ही आपका स्लिप रिंग कनेक्ट होता है, इसलिए मैं कहीं कहीं पे ब्रश बोलता हूँ, अभी कभी स्लिप रिंग बोल देता हूँ। तो अभी आप सेम मान के चलिए। इसके बारे में, ब्रश और स्लिप रिंग के बारे में बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा कहाँ पे? आपके डीसी मशीन में, है ना। डीसी मशीन में आपका वो रोटेटिंग आर्मेचर ही होगा, और जब रोटेटिंग आर्मेचर होगा तो वहां पे आपको स्लिप और ब्रशेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला चीज समझना कि अगर मान लीजिए मेरे पास स्टेशनरी आर्मेचर है और रोटेटिंग फील्ड है, इसमें से पहले मुझे ये बताओ कि आपका डीसी सप्लाई है यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है ना। इसमें जो फील्ड करंट चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? बताओ सभी लोग मुझे। आपका जो फील्ड करंट चाहिए वो बहुत कम चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए? तो सर हमको जो फील्ड करंट चाहिए कम चाहिए। तो भाई इतनी कम करंट है तो यहाँ पे स्लिप रिंग और ब्रश में कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा क्या? बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। अरे भाई मुझे ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं अभी, दो जो उस चीज में डिस्कस करूंगा अभी, पहले आप इधर आ जाओ, ठीक है। आपके डिस्कशन पे बाद में आऊंगा, जो आप बोल रहे था, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका
अल्टरनेटर में जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है ना, उसमें करंट बहुत ज्यादा चाहिए या नॉर्मल करंट चाहिए या कम करंट चाहिए? क्या बोलोगे? बहुत ज्यादा करंट चाहिए क्या? किलो एम्पियर में ऐसे कुछ करंट चाहिए क्या? नहीं, हमको एक डीसी सप्लाई से नॉर्मल करंट देनी है, हमको सिर्फ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाना है ना। तो हमको नॉर्मल करंट देनी है, कम करंट देनी है। तो यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास जो हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे डीसी सप्लाई से इसको, है ना, फील्ड वाइंडिंग को, तो मुझे बताओ क्या ये हमारा यहाँ पे जो ब्रश है, क्या वो इतनी कम करंट को आसानी से कलेक्ट नहीं कर पाएगा? क्या कर लेगा ना? हमारा जो ब्रश है, जो हमने दो ब्रश लगाए हैं, तो क्या उसको वो कलेक्ट नहीं कर लेगा? ब्रशेस बड़े आराम से कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये वाले केस की बात करूं मैं, ये वाले केस में रोटेटिंग आर्मेचर में, तो यहां पे आपकी जो करंट होगी वो बहुत ज्यादा करंट होगी, हैवी करंट होगी, किलो एम्पियर में करंट होगी। इतना ज्यादा करंट को कलेक्ट करना क्या इस ब्रश के औकात की बात है? क्या नहीं। ये एक हमको एडवांटेज मिला, ईज ऑफ करंट कलेक्शन। अगर हम स्टेशनरी आर्मेचर को सेलेक्ट करते हैं, मतलब हम स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाले अल्टरनेटर को सेलेक्ट करते हैं, तो जो करंट कलेक्शन होगा वो बहुत आसान होगा। क्यों? क्यों करेक्ट आसान होगा? कि ये वाले केस में देखा जाए तो दो जगह देखो, आपका आर्मेचर में करंट ज्यादा होता है, फील्ड में करंट कम होता है। तो यहां पे जो आपका आर्मेचर है वो रुका हुआ है। जब वो आर्मेचर रुका हुआ स्टेशनरी है, तो किसी रुकी हुई चीज से करंट को करना आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। तो यहां से कितनी भी ज्यादा करंट क्यों ना हो, हम उसको बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका आर्मेचर रुका हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है, उसमें हमको ब्रश लगाना पड़ेगा, थोड़ा करंट कलेक्शन का डिफिकल्ट होगा, लेकिन करंट ही बहुत कम है, तो ज्यादा अपना जो करंट कलेक्शन का जो इशू आने वाला था वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं बन पाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है हमारा आर्मेचर को स्टेशनरी रखने का, कि हमारा कंडक्टर जो हमारे स्टेशनरी कंडक्टर्स हैं, है ना, ये है ना, उनमें से करंट को कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपका आर्मेचर स्टेशनरी है तो, और वो उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर वो आपका रोटेटिंग है तो। ठीक है ना? तो लिखना, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, ईज ऑफ करंट कलेक्शन। आपका करंट कलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एडवांटेज हो गया। दूसरी चीज पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट पे देखना। मुझे ये बताओ, आप दोनों डायग्राम देख के बताओ कि हमारा ज्यादा वोल्टेज, दो चीजें होती हैं, आर्मेचर और फील्ड, दो सप्लाई है ना हमारे पास। ये जो आर्मेचर आप देख पा रहे हो, दो सप्लाई, मतलब दो चीजें हैं। एक है आपका आर्मेचर में जो करंट होने वाला, जो आर्मेचर वोल्टेज होगा वो, एक होगा फील्ड वाला वोल्टेज। दो ही चीजें होंगी ना, या फील्ड वाइंडिंग, दो वाइंडिंग है, एक है फील्ड वाइंडिंग, एक है आर्मेचर वाइंडिंग। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, किस वाइंडिंग में ज्यादा वोल्टेज होगा? आप लोग आंसर बताओ, आप लोग मुझे आंसर बताओ, किस वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा होगा? आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा होगा, तो भाई वहां पे इंसुलेटर भी तो लगाना पड़ेगा ना, दोनों, दो दो कंडक्टर के आपस में कांटेक्ट ना बन जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मशीन जल ना जाए। हमको इस बात का भी ध्यान देना होगा। तो वहां पे हमको ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा इंसुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्मेचर वाइंडिंग में हमको ज्यादा क्या लगाना है? आपको इंसुलेशन हम प्रोवाइड करना है। तो भाई आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आर्मेचर को रोटर बना दूं, मतलब रोटेट कर दूं, तो इतने छोटे एरिया में, इतने छोटे एरिया में कैसे इंसुलेशन प्रोवाइड कर पाओगे आप? लेकिन अगर यहाँ पे कंडक्टर आपका रुका हुआ बाहर है, तो बढ़िया फैल फैल के जगह है, यहाँ पे अच्छा फैल फैल के जगह है, तो आप बड़े आसानी के साथ यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना? आप यहाँ पे बड़े आसानी के साथ, क्योंकि आपका स्टेटर आपका रुका हुआ, मतलब आर्मेचर कंडक्टर रुके हुए हैं, किसी रुकी हुई चीज पे इंसुलेशन लगाना आसान है या किसी रोटेटिंग चीज पे इंसुलेशन लगाना आसान है?
बताओ, एक रुकी हुई चीज पे आपका इंसुलेशन प्रोवाइड करना बहुत आसान है, लेकिन कोई चीज अगर घूम रही है ना और वहां पे आपको इंसुलेशन लगाना पड़ जाए तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो एक एडवांटेज ये भी हो कि हमको बेटर इंसुलेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम अपने आर्मेचर को स्टेशनरी रखें और फील्ड को रोटेट करें, तो हम अपने आर्मेचर को जो कि बहुत हाई वोल्टेज रेटिंग है उसको हम बड़े आराम से बहुत ज्यादा ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर इंसुलेशन तो फील्ड फील्ड में भी चाहिए, तो फील्ड में चाहिए तो कितना चाहिए, कम चाहिए तो कम लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कम में कोई दिक्कत ही नहीं, कम लगा देंगे। दिक्कत कहां पे थी कि अगर कोई चीज छोटी है, मतलब देखो आपका आर्मेचर छोटा है पास पास में, सेकंड वाले केस की बात है, वो घूम भी रहा है, उसमें इंसुलेशन भी लगाना है, वो कैसा कर लोगे आप यहाँ पे, दिक्कत होगी ना। और इंसुलेशन लगाने से आपका रोटर का साइज भी बढ़ जाएगा, फालतू में रोटर आपका महंगा मतलब हैवी हो जाएगा। तो प्राइम मूवर धक्का मारने वाले तो चाहिए आपको वहां पे, प्राइम मूवर फालतू में बढ़ाना पड़ जाएगा आपको, है ना। तो आप लोग पूछते ना कि सर ज्यादा रेटिंग के लिए हम सेकंड वाले केस को क्यों प्रेफर नहीं करते, इसीलिए प्रेफर नहीं करते। ज्यादा रेटिंग मतलब ज्यादा वोल्टेज मतलब कि आपको ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स मतलब ज्यादा इंसुलेशन, और जब ज्यादा इंसुलेशन मतलब वो रोटेटिंग चीज है, तो सोचो ना वो हैवी नहीं हो जाएगा, और जब हैवी हो जाएगा तो घुमाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, खाली को लाना पड़ेगा साइकिल चलाने के लिए, मैं चला ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा टॉर्क लगाऊंगा प्राइम मूवर पे वो सफिशियंट ही नहीं इसको घुमाने के लिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखना आप लोग यहाँ पे, क्या बोला है मैंने आपके पास सामने यहाँ पे सेकंड पॉइंट, बेटर इंसुलेशन, आप ज्यादा ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हो किसको, आर्मेचर को। तो ये भी आपका स्टेशनरी आर्मेचर होने का एक एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो होता क्या है कि हमको आर्मेचर, देखो हमको जो यहां बनाने जा रहा है ना, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर रेटिंग का बने, ज्यादा से ज्यादा पावर रेटिंग का बने मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा पावर रेटिंग का हमारा आर्मेचर मतलब अल्टरनेटर बने, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा आर्मेचर हो मतलब ज्यादातर कंडक्टर्स हो। ठीक है, तो अगर ज्यादा कंडक्टर्स होंगे, है ना, प्रॉपरली समझना, है ना, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। अगर मान लो पहले वाले केस से एग्जाम्पल, तो आपका आर्मेचर यहाँ पे बड़ा है, मतलब आपका स्टेटर में है, तो आप बड़े आराम से स्लॉट कट कर सकते हो। कैसे स्लॉट कट कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे बड़े आराम से स्लॉट कट कर सकते हो, यहाँ पे स्लॉट कर दिया, यहाँ पे स्लॉट कट कर दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो बढ़िया यहाँ पे हम लोग क्या है कंडक्टर को बैठा देंगे, हमारा कंडक्टर भी बढ़िया एंजॉय करेगा, गद्दी में बैठा हुआ है, फैल फैल के बैठा हो तो उसको अच्छा लगेगा ना। आपके कंडक्टर जो यहाँ पे रखे उनको भी अच्छा है कि भाई मुझे मस्त जगह मिली यार, मस्त बैठाया गया राजा जैसे। लेकिन अगर आप ये वाले में बैठा दोगे ना, तो क्या होगा, ये तो छोटा आपका यहाँ पे एरिया है इसका, अब यहाँ पे अगर आप क्या कट करोगे, स्लॉट कट करोगे, तो बहुत पास पास में नहीं हो जाएंगे ये, है ना। जब इतने पास में रखोगे, है ना, इतने छोटे एरिया में, तो आपका जो टीथ का स्ट्रेंथ, जो स्लॉट में जो आपने टीथ कट किए हैं, जो आपने स्लॉट में जो टीथ कट किए हैं, क्या उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, क्या आपका टूथ स्ट्रेंथ आर्मेचर का अच्छा होगा। आप लोग बताओ, जो हम स्लॉट कट करेंगे, है ना, जो स्लॉट कट करेंगे आर्मेचर कंडक्टर के लिए, वो फर्स्ट वाले केस में अच्छा होगा कि सेकंड वाले केस में उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, फर्स्ट वाले केस में मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे जगह भी ज्यादा। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमारा करेक्ट क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे पास एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि हम क्या बोलेंगे, हमको यहाँ पे इंप्रूव या बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी या टूथ स्ट्रेंथ मिलेगी। तो लिखना आप लोग यहाँ पे इंक्रीज्ड आर्मेचर टूथ स्ट्रेंथ लिखना, इंक्रीज्ड आर्मेचर टूथ, या टीथ बोल सकते हैं टूथ स्ट्रेंथ। तो ये अच्छी बात हो गई। और क्या एडवांटेज हमको देखने को मिलेगा,
आप ये बताओ, एक कॉमन सेंस की बात एक और यहां पे हम करें कि भाई पहले वाले केस में देखा जाए और सेकंड वाले केस में देखा जाए तो आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर रिजिड कंस्ट्रक्शन किसका हो? अगर इसमें देखा जाए, इस वाले कंस्ट्रक्शन को देखा जाए, पहले वाले कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो बहुत रिजिड दिख रहा है मेरे को, कठोर दिख रहा है कंस्ट्रक्शन। क्यों? चार आपके फेस जिनमें से वो करंट को कलेक्ट करना है, वो रुकी हुई चीज से हम कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब रुकी हुई है, तो एक रिजिड पार्ट ही आ गया है ना। जिस चीज को हमको घुमाना है वहां पे सिर्फ दो ही स्लिप रिंग कनेक्टेड है और धीरे धीरे घुमा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, है ना। जहां पे ज्यादा आपके पास वायर्स नहीं है, रोटेटिंग चीज में ज्यादा वायर्स नहीं है, अगर यहां पे देखा है तो रोटेटिंग चीज में चार तो वायर बन गई, है ना। तो ये जो सेकंड वाला कंस्ट्रक्शन है ना, उतना रिजिड नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत रिजिड है। तो क्या बोलोगे? मोर रिजिड कंस्ट्रक्शन। अगर हम फर्स्ट वाले केस पे जाते हैं तो हमको जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा रिजिड कंस्ट्रक्शन मिलेगा, मोर रिजिड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक एडवांटेज और लिख लो। तो पहले मैंने बताया आपको लेसन नंबर ऑफ स्लिप रिंग। अगर आप ये वाला केस सेलेक्ट करोगे तो दो ही स्लिप रिंग लगेंगी, इसमें आपको चार स्लिप रिंग लगेंगे, तो ये एडवांटेज ही है, तो इसको भी लिख लो, लेसर नंबर ऑफ स्लिप रिंग। एडवांटेज में तो ये भी काउंट हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट चीज एक और है कि मैंने आपको बताया था कि अभी देखा जाए तो इन दोनों में, पहले वाले केस में और सेकंड वाले केस में, जो चीज घूम रही है उसमें से किसका वेट ज्यादा होगा, पहले वाले केस में कि सेकंड वाले केस में? बफरिंग होने लग गया क्या यार ये? नो बफरिंग, चलो किसी ने तो बोला नो बफरिंग, मेरे जी में जान में जाना ही मेरे। साहा, साहा की नींद लग गई है। साहा अगर आप सोए नहीं हैं, अच्छा नो बफरिंग, चलो ठीक है, नींद खुल गई। चलो, अभिषेक अभी ठीक है आपका? अभिषेक अभी आपका सही चल रहा है? चलो ठीक है, अभिषेक एक बार कंफर्म कर दो, हो सकता है आपका डेटा खत्म हो गया हो, है ना। बहुत लोगों में डेटा का दिक्कत आएगा। सर मैंने राइस खा लिया और नींद आ रही है, वो मैं समझ गया था ना, राइस खाने से नींद आती है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर ले यार, इसको तो कंप्लीट करने दोगे। बाकी अभी सोना तो सो जाओ, फिर रात में नहीं सोने दूंगा मैं, है ना। आज तो मुझे बहुत कुछ, मैं अपने सोच के बैठा तो मुझे कंप्लीट करना है ना। ठीक है, तो एक एडवांटेज और होगा आपका, स्लीप वेल। कंटिन्यू करिए, नहीं सोएंगे। अरे एक ऐसी चीज बताऊंगा ना कि आपकी नींद सब गायब हो जाएगी, रुको तो, है ना। सब सब चीज का इलाज रहता है अपने पास। एक और एडवांटेज का होगा, लेसर रोटर वेट एंड इनर्सिया, लिखना आप लोग यहाँ पे, लेसर रोटर वेट एंड इनर्सिया। ठीक है, और एक और चीज है कि देखो आपका जो आर्मेचर है ना, जो कंडक्टर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा करंट है, तो इसमें हीट भी होगा, तो उसको वेंटिलेशन भी करना, प्रोवाइड करना होगा। और किसी पास पास वाली चीज में वेंटिलेशन जैसा अच्छा है कि दूर दूर रख दो उनको, ऑटोमेटिकली वो वेंटिलेटेड रहेंगे, तो कूलिंग और हीट डिसिपेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंप्रूव्ड वेंटिलेशन
इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन एंड हीट डिसिपेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कभी भी ऐसा कि भाई क्या रखते हैं, तो उसके मन में उसके क्वेश्चन पे इतने सारे आंसर दे सकते हो। वाई वी आर यूजिंग स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड स्ट्रक्चर या फिर कन्फिग्रेशन। ठीक है ठीक है। हालत खराब है, प्लग के पास खड़ा हूं, हाथ में नोटबुक है, मैसेज कर नहीं पा रहा हूं। देखो आप, प्रिंस को आ रही है नींद, ठीक है। साहा का है कि वो मोबाइल के सामने खड़े हैं। एक ही पढ़ने वाले इंसान थे, अभिषेक उनका डेटा खत्म हो गया है। अगर ये जो तीनों प्रॉब्लम किसी एक के साथ होती तो बाकी दो लोग पढ़ लेते, है ना। आपका मान लो चलो ठीक है, आपका सही है ना, आप कंट्रोल कर लोगे नींद को। लेकिन साहा का, अभिषेक का क्या करें? अभिषेक का शायद से डेटा खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है ना। अभिषेक का शायद से डेटा पैक खत्म हो गया है, मुझे जो लगता है। अब इसका क्या इलाज कर सकते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ। अगर उनका भी देख लेना, अगर डेटा पैक खत्म है तो वो रिचार्ज कर ले, उसके बाद स्टार्ट करें, क्योंकि इसके बाद जो मैं चीजें स्टार्ट करूंगा, है ना, तो मतलब है काम की चीजें हैं, काम की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो वो भी आ जाए। ये अच्छी बात है यार, है ना। अच्छी बात है, डेडिकेशन आप लोग का अच्छा है। एक बार अभिषेक का मैं कॉल करके पूछ लूँ क्या? मेरे पास नंबर नहीं है यार। होगा होगा होगा। आपके तरफ से दिख रहा हूँ, मैं अभिषेक का पूछ रहा हूँ यार, वो भी सुबह से क्लास में है ना। जैसे बीच में आप बमक जाते हो, वैसे वही बमक जाएंगे अचानक से कि सर यार बताओ, आप क्लास में लेते हो हमारी, बताओ ये था ये था, बताओ ऐसा कैसा, क्या डेटा खत्म हो गया, आप ऐसे क्लास में लेते हो सर। इनका नाम क्या है इनका? मैं ऐप से नंबर निकालना पड़ेगा मेरे को। इनका नाम क्या था? अभिषेक प्रकाश है ना। अभिषेक प्रकाश। वो भी गुस्सा करने लगेंगे, बताओ सर यार आप क्लास ले लेते हो, मैं क्लास में नहीं हूँ, आप क्लास ले लिया हूँ। अपडेट करना पड़ रहा है। अभिषेक प्रकाश, रुकना एक मिनट, मैं नंबर निकालता हूँ यहाँ से। प्रकाश का बहुत slow है यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अभिषेक प्रकाश, ये 6205। आगे। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। क्या हो गया भाई? सर वो पूरा बफरिंग हो रहा था क्लास में। डेटा पैक खत्म हो गया आपका? नहीं तो मेरा तो फाइबर है, नेट भी सही था, लेकिन पता
अच्छा, जियो फाइबर भी आपका ऐसा चल रहा है, मतलब ऐसा है क्या? यस सर, फाइबर भी इस तरह से चला है, जियो का 4G यही हो गया है पूरा। अच्छा ठीक है, तो अभी क्या क्लास कंटिन्यू करना है कि आप वेट करें? सर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर अच्छा से चलता है तो। ठीक है, एक बार देख लो। ओके सर। ऐसा भी नहीं करना है ना कि आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं तो एनालॉग पढ़ रहा था रिसेशन के टाइम पे। अरे भाई थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब दिन भर पढ़ना है ना? बीच में जब मैंने बोला रेस्ट करना, मतलब रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा होशियारी में ज्यादा पढ़ने लग जाओ। चलो ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज ये समझना कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, सबको ध्यान समझे, आ जाओ सभी लोग यहाँ पे मैदान में। हो ये रहा है कि एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आप लोग आप मान लो बड़े हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक्स बजट कोई भी एक पर्सन है वो बड़ा हो गया, मैं एग्जाम्पल साहा। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं साहा का, साहा बड़े हो गए हैं। ठीक है, बढ़िया शादी ब्याह सब हो गई है, बढ़िया बाल बच्चे सब कुछ है। ठीक है, अब उनको अपनी फैमिली को खाना खिलाना है। इनके घर में फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, 2-3 लड़के हैं, 2-3 लड़कियां हैं, है ना, 2-3 बीवियां हैं। ठीक है, तो उन सबको उनको खाना पेट खिलाना है। ठीक है, मतलब इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ठीक है, और इनको उनको खाना पीना खिलाना है भाई, उनको पेट में कुछ जाना चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे मार्केट में, उनको खाना लाने के लिए मार्केट में जाएंगे। और जब मार्केट में जाएंगे तो वो जाएंगे किसी किराने की दुकान पे। ठीक है, और किराने की दुकान से बोलेंगे भाई 1 किलो राइस दे दो। क्या बोलेंगे? 1 kg राइस दे दो। ठीक है, ठीक है, 1 kg राइस दे दो मुझे। तो दुकानदार बोले भाई ऐसे क्यों दूं मैं, एनर्जी कंजर्व करो पहले, ऐसा थोड़ी ना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बोले साहब, बोले पैसे तो है नहीं, है ना, मैं इतनी फैमिली लाइफ जी रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं इस ऐसी लाइफ में जी रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तो दुकानदार क्या बोले कि भाई एक काम करो, तुम यहाँ कुछ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दो, झाड़ू पोछा मार दो मेरे घर पे। ठीक है, बर्तन कपड़े धुल दो सब, और फिर ले जाओ राइस। ठीक है, तो साहब बोले ठीक है, झाड़ू पोछा मार लूं, घर में तो लगाता ही, यहाँ भी लगा। यहाँ भी लगा लूंगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बढ़िया मस्त जल्दी जल्दी में लगा दिया, खट 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 खट, 2 मिनट में लगा दिया। और जब 2 मिनट में लगा दिया, दुकानदार ने राइस दिया। राइस दिया तो इतना गंदा राइस दिया, साहब बोले ये क्या है यार, ये राइस है क्या ये? तो आएगा बुलाएगा, इधर इधर इधर, ऐसे पोछा लगाते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसा पोछा लगाते हैं। तो बोले नहीं, अच्छे से पोछा लगाओ, जैसा जैसा मैकेनिकल एनर्जी दोगे वैसे नेट एनर्जी मिलेगा। हैं? तो साहब बोलते रुको रुको, अच्छे से लगाता हूँ मैं। तो साहब ने बढ़िया मस्त जाके जो उनका मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना था वैसा मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। तो उसने भी आपको बढ़िया राइस दे दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। जैसे आपका पावर प्लांट होता है ना, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से रिलेट करना। जैसे मैंने बोला कि साहा की फैमिली है, तो मतलब साहा का घर है, उसमें बहुत सारे बल्ब लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी है, फैन लगा है, लैपटॉप लगा है, मोबाइल लगा है, मोबाइल में सामने लेके चार्जिंग लेके खड़े हैं। ठीक है, तो ये सब इनकी फैमिली हो गई। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, ये फैमिली हो गई। अब इनको घर पे इलेक्ट्रिसिटी लेके आना है, तो इनको पावर प्लांट जाना पड़ेगा, मतलब दुकान जाना पड़ेगा, है ना, दुकान जाना पड़ेगा, मतलब पावर प्लांट जाना पड़ेगा, थर्मल पावर स्टेशन। वहां पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मारा तो मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। वहां से आपको मिला राइस, यहां से मिला आपको एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपके घर तक आएगा, यहां से राइस आपके घर तक आएगा।
तो मैंने क्या बोला, जैसा मैकेनिकल एनर्जी वैसा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। खराब अगर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी ना बहुत खराब होगी। मतलब जो चावल आपको मिले बहुत खराब चावल मिले। अगर आपको चावल अच्छा चाहिए, चावल क्यों अच्छा चाहिए, चावल इसलिए अच्छा चाहिए क्योंकि आपको घर पे लेके जाना है। घर पे भी बेटा है, अगर वो वैसा चावल देगा तो कूटेगा आपको कि पापा ये क्या चावल लेके आए। ठीक है ना। वैसे मतलब अगर आप खराब इलेक्ट्रिसिटी लेके आओगे, अगर आप वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ खराब लेके अपने घर पे लेके आओगे तो मोबाइल गुस्सा करेगा, भाई क्या यार ये ऐसा होता है क्या मोबाइल, ले ले। समझ में आई बात, ठीक है। है ना। तो अब मान लो आपके पास वहां पे राइज आ चुका, मतलब कि आपके पावर प्लांट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है। अब आप उसको अपने घर तक लेके आ रहे हो, ठीक है, घर तक लेके आ गए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वो जो राइज है ना, उस राइज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हालांकि हमने मैकेनिकल एनर्जी तो प्रोवाइड करी अच्छी खासी, है ना, अच्छा पूछा लगाया था हमने, ठीक है। तो हमको चावल दुकानदार ने ठीक ठाक दिया। अब उस चावल को मैं थोड़ा सा जूम करके लेंस लगा के देखता हूं, क्या करके देखता हूं मैं, लेंस लगा के मैं देखता हूं। तो उस राइस में मुझे क्या क्या दिखाई दिया, तो राइस मतलब व्हाइट व्हाइट कुछ चीजें दिखाई दी। चलो ठीक है, तो राइस है जो व्हाइट व्हाइट चीजें हैं, मतलब 95% तो राइस है ना। जितना भी इसने दिया मुझे पैकेट में थैले में भर के, उसमें 95% राइस है, मतलब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। लेकिन 5% में कुछ काला काला दिख रहा है, 1-2% काला काला दिख रहा है, वो कंकड़ होगा, ठीक है। फिर मैंने देखा तो कुछ और भी दिख गया मुझे कि भाई कुछ इसमें चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट व्हाइट इल्ली ऐसे घूम रही है, वो भी है। फिर एक बीच में कुछ और दिख गया, छोटे छोटे कंकड़, कुछ और टाइप के कंकड़ दिख गए। तो वो सब क्या है, आपका हार्मोनिक्स है। वो क्या है आपके पास, जैसे आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, उसमें 90% आपका क्या साइनोसॉइडल क्वांटिटी में, लेकिन 10% हार्मोनिक्स है ना। वैसे ही जो आप राइज लेके आए हैं, जो कन्वर्जन हुआ है वहां पे मैकेनिकल एनर्जी का, आपका राइज में जो कन्वर्जन हुआ है ना, तो उस राइज के अगर हम लोग देखें तो 90% तो राइज है, 10% आपका उसमें हार्मोनिक्स है। अब मैं आपसे पूछता हूं उस हार्मोनिक से क्या इफेक्ट होगा, बताओ जरा। है ना, आप लोग पूछते हो ना कि सर हार्मोनिक से हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा यार, आने तो हार्मोनिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हार्मोनिक से कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि जो आपने चावल लेके आए हो जिसमें वो इल्ली है, क्या वो आपका बेटा खाने वाला है क्या इल्ली वो, बताओ। नहीं खाने वाला। बोले कि क्या लेके आए हो, कुटाई कर देगा आपकी, इंसल्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना होगा, अगर हम देखें जो राइस हमारे पास बन के आया था, हाँ, जो राइस हमारे पास आया है, तो उस राइस का काम क्या, मान लो अगर राइस ठीक ठाक होता, अगर वो जो राइस वो ठीक ठाक होता, तो घर में जो लोग खाते तो क्या होता, पॉजिटिव टॉर्क बनता, आपने खाना खाया, पेट अंदर, पेट के अंदर जा रहा है। अगर वो राइस ठीक होता, अगर वो राइस ठीक होता तो क्या होता, वो राइस आप मुंह में डालते पेट के अंदर जाता। लेकिन अगर आपने राइस उठाया और देखा कि राइस में कुछ गड़बड़ है, आपने खाया, तो क्या होगा वहां पे, निगेटिव टॉर्क, निगेटिव टॉर्क उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स वाला खाना खा लोगे तो जहां पे तक पॉजिटिव टॉर्क बन रहा था वहां से क्या होगा, निगेटिव टॉर्क नहीं बनेगा। मतलब जो चीजें पहले मुंह से पेट की तरफ जा रही थी, अगर आप उसमें हार्मोनिक्स है चावल में, तो क्या होगा, वो पेट से मुंह की तरफ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे हार्मोनिक्स, साइनोसॉइडल क्वांटिटी, राइज और कंकड़, इन सभी में रिलेशन बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। आपके फैन में, आपका जो फैन होता है ना, अगर इसमें हम हार्मोनिक्स वाली सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, होगा ये कि 90% मान लो साइनोसोडल है, तो 90% फैन तो आपका क्लॉकवाइज घूमेगा,
लेकिन जो 10% हार्मोनिक्स है वो उसको उल्टा घुमाने की कोशिश करें। मतलब आप ऐसा हो गया कि आपसे वॉमिटिंग भी होती जा रही है, आप तब भी खाए जा रहे हैं, तो क्या उससे आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स खराब नहीं होगा? खराब होगा ना। तो हार्मोनिक्स का कम होना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग हार्मोनिक्स को अब समझ पा रहे हो? हार्मोनिक्स होता क्या है? क्या अब आप लोग यहां पे हार्मोनिक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइज, कंकर जो एग्जांपल लिया मैंने उससे रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, ओके। चलो, अब आप ये मान के चलिए, जैसे बहुत सैटन, मतलब हमेशा नहीं होगा, नेगेटिव कुछ। देखो, आप जब खाना खाते हो ना, तो अगर छोटा सा कंकड़ भी हो तो आप उसको मुंह के अंदर लेके पेट के अंदर ले जाते हो। लेकिन जब बहुत ही सैटन केस आ गया कि भाई नहीं, ये मुंह के अंदर नहीं जा सकता, उस टाइम पे आप निगेटिव टॉर्क लेकर जाते हो, है ना। हर एक हार्मोनिक्स में निगेटिव टॉर्क नहीं आता, हर एक कंकड़ में मुंह से पेट से बाहर खाना नहीं आता, है ना। जब कुछ ऐसा चीज मिल जाता है हमको कि वो नहीं जा सकता पेट से, तभी वो बाहर आ जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, आप रुक जाइए अभी, है ना, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल में, इस जो एग्जांपल मैंने लिया था ना कि साहा दुकान गए, है ना, दुकान गए तो दुकान में जाके काम किया पहले, मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किए, तब जाके उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो दुकानदार वाले का, दो भाई, क्या दूं, झूला दो। किसमें दो वो, आप किसमें देगा वो चावल, आपको झोला लेके आना चाहिए था, है ना कि नहीं, हाँ या ना। वैसे ही आपका जब मैकेनिकल जी आपने कन्वर्ट कर ली इलेक्ट्रिकल में, तो भाई उसको कहाँ लेके जाओगे? कंडक्टर लेके जाओ, कंडक्टर लेके आओ तब ना दूंगा आपको इंडिविजुअल, में कहाँ दूंगा इंडिविजुअल, कहाँ दूं मैं आपको? कंडक्टर दूं, कंडक्टर कहाँ, जैसा थैला मांगेगा दुकानदार, थैला दो, वैसे वो बोलेगा भाई वो दो, कंडक्टर कहाँ, नहीं है भगो यहाँ से। किस में दे, नहीं भगो यहाँ से, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, मतलब जो साहब झोला लेके जाएंगे ना दुकान में, उस झोले के बारे में थोड़ा बात करना। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करना, आर्मेचर वाइंडिंग। थोड़ा आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करना किसके बारे में, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब जैसे आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें तो दो ऑप्शन है जो साहा झोला लेके जाएंगे, वो दो तरह के झोले हो सकते हैं। कैसे? एक तो बहुत बड़ा थैला रख लेंगे, बहुत बड़ा, सर डाल दो पूरा इसमें। नोट्स में सब मत लिखना भाई, नोट्स में सब मत लिखना, नहीं घर वाले जब आपके बच्चे हो जाएंगे ना, पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर बताओ, पापा बताओ यार, आप पहले भी ऐसे थे अभी भी ऐसे ही हो। हाँ, बताओ, ऐसा बोलेंगे ना, तो आप ये सब चीजें सिर्फ समझाने के लिए है ना, ये बीच में थोड़ा सा मैंने इंसर्ट कर दिया कि आप लोग को नींद ना आए, है ना, बीच में नींद ना आए इसलिए मैंने बता दिया, नोट मत करना। ठीक है, ये कोई प्लान्ड जोक नहीं था, है ना, ये कैसा जोक था, सडन जोक था। ठीक है, तो ऐसे आर्मेचर वाइंडिंग है, मतलब जो झूला लेके जाओगे, है ना, तो दो तरह के झूले लेके जा सकते हो आप। पहला झोला क्या है कि एक बहुत बड़ी बोरी उठा के ले जाओगे, एक बहुत बड़ी बोरी है और उसको लेके चल जाओ, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। क्या बोलोगे आप इसको? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, मतलब जितना भी आपने कमाया है वो सब डाल दो झोले के अंदर, एक झोला लेके जाओगे, एक झोला लेके जाओगे, बोलो सब डाल दो, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। और उसने डाल दिया अच्छा बहुत ज्यादा, उसको उठा ही ना पाओगे आप। उठा पाओगे क्या? नहीं उठा पाओगे, हैवी हो गया ना वो, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग हैवी हो गई। अगर वही चीज चार जगह होती, चार थैले में होती, अगर वही चीज जो एक थैले में भर दिया आपने, है ना, चार थैले होते, एक थैला यहाँ पे, एक थैला यहाँ पे, एक हाथ थैला यहाँ पे, आराम से लेके आते हंसते खाते। लेकिन हम एक ही थैला में भर दिया, उठाते नहीं बन रहा एक हाथ से, बनेगा नहीं बनेगा। तो हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग दो तरीके की हो सकती है, एक होती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एक होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब कि
इसमें आप ज्यादा सामान लेके तो आ जाओगे, एक ही थैला ज्यादा लेके आ जाओगे। डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको उसी चीज को 4 जगह बांटना पड़ेगा। तो हो सकता है आपका यहाँ पे इंड्यूस्ड या थोड़ा कम हो जाए, मतलब थोड़ा कम राइस लेके आओ। लेकिन ये ना कि इसको आप लेके आ सकते हो, जो 4 थैले में रहेगा थोड़ा कम होगा, आप लेके आ सकते हो। लेकिन इसमें क्या, कि बहुत ज्यादा हैवी हो गया तो एक हाथ से उठा ही ना जाएगा आपसे। कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, दो टाइप की बाइंडिंग आपके पास यहाँ पे हो सकती है। कौन कौन सी बताई मैंने? कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड का एग्जांपल समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल समझ में आया। अगर कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटिव बात किया जाए कि हम किसमें ज्यादा इंड्यूस में पाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में से ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ हम किस में पाएंगे, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हमारा जो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो किस में आएगा? नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा? देखो, आप ये समझो कि मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है। अगर मुझे किसी एक बंदे को देना है तो पूरा पूरा 100 रुपए दे दूंगा मैं वहां पे उसको। लेकिन अगर मुझे उसी 100 रुपए को 4 लोगों में बांट के देना है, तो चारों, मतलब इसको 25 दिया, इसको 24 दिया, इसको 25 दिया, इसको 24 दिया, तो उससे होगा क्या कि हो सकता है जब इन चारों को मैं सम करके देखूं तो वो 100 रुपए से कम आ जाए। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बीच में 10 रुपए मैं खुद ही खा गया। लेकिन अगर 100 रुपए मुझे किसी एक को देना है तो पूरा 100 का 100 कड़ा का नोट दे दूंगा मैं उसको। लेकिन उसी 100 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे उनको चारों को बांटना है, तो थोड़ा तो मैं किसी में कम कर दूं ना। ठीक है ना? तो ज्यादा इंड्यूस्ड में कहां पे मिलेगा आपको? कंसंट्रेटेड में मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? कंसंट्रेटेड में उठा ही ना पाएंगे ना, हमारा एक झोला है, एक दिन में उठा ही ना पाएंगे उसको। डिस्ट्रीब्यूटिव में आसानी से उठा लेंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग भी आपके पास दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी शॉर्ट पिस्ड, एक होती है आपकी फुल पिस्ड। एक होती है आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, दूसरी होती है एक और, क्या बोलते हैं उसको? फुल पिस्ड बाइंडिंग, फिर होती है शॉर्ट पिस्ड बाइंडिंग। फुल पिस्ड एक होती है आपके पास यहाँ पे शॉर्ट पिस्ड। फुल पिस्ड एंड शॉर्ट पिस्ड बाइंडिंग। ठीक है, फुल पिस्ड बाइंडिंग और शॉर्ट पिस्ड बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है। क्या होता है कि कुछ लोग सीधे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं? सीधे होते हैं, तो लोग उनको बेवकूफ बना देते हैं, है ना? कुछ लोग थोड़ा सा सीधे, तो हल्का थोड़ा टेढ़े होते तो सीधे ही अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेढ़े होते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए आजकल के डेट के लोगों को। उससे क्या होता है कि हमारा हार्मोनिक्स कम हो जाए। मतलब अगर साहा जो थैला लेके जा रहे हैं, है ना, अगर जाके दुकानदार से बहुत सीधे बन के रहेंगे, हाँ भाई चावल दे दो, तो दे देगा वो, उसमें कंकड़ रहेंगे। लेकिन चावल ये टाइम बोलेंगे भाई ये कंकड़ क्या है, ये कैसा, वैसा क्या है, ऐसा क्या है, वैसा कैसा क्या है, मतलब थोड़ा सा होशियारी दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा शॉर्ट पिस्ड है ना? जो शॉर्ट पिस्ड होंगे तो उससे आपका हार्मोनिक्स कम हो जाएंगे। फुल पिस्ड में क्या होगा? आपके थोड़ा सा हार्मोनिक्स ज्यादा रहेंगे, शॉर्ट पिस्ड में आपके हार्मोनिक्स कम हो जाएंगे। वो मैं थोड़ा आपको करके दिखाऊंगा, आप घबराइए मत इस चीज पे।
अभी जो मैं आपके सामने मुंह जबानी बोल रहा हूं उनको मैथमेटिकली प्रूफ करना हम सब सारी चीजों को। ठीक है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा जो हार्मोनिक्स हमारे होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस रहते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हैं। अगेन हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग को भी दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका यहां पे इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग, और एक होता है आपका इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग, एक होता है आपके पास यहां पे फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। दो तरह की वाइंडिंग हमारे पास है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूं, समझना आप लोग। देखो ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, ये आपका थैला है। क्या आपका ये थैला, थैला दो टाइप के हो सकते हैं जिसमें आप चावल लेके आओगे। एक होता है बोरी के फॉर्म में, अच्छी बड़ी बोरी होगी, है ना। अगर आप ये वाली मेथड यूज करोगे तो आपको चावल तो जरूर थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन एक दिक्कत हो सकती है कि उस बड़ी बोरी के अंदर, है ना, नीचे चावल हो, बीच में कंकड़ हो, ऊपर फिर चावल रख दिया गया हो। मतलब इसमें हार्मोनिक्स होने के चांसेस कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हार्मोनिक्स होने के चांसेस ज्यादा है ना। अगर आप दुकान में भी जाओगे ना, तो अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे 1 क्विंटल का बोरी दे दो एक चावल का, तो उसमें चांसेस ये हैं कि ऊपर तो बढ़िया व्हाइट व्हाइट चावल है, कितना मस्त चावल, नहीं तो ये बढ़िया चावल होगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो मिलावट कर देंगे। लेकिन अगर उसी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूटिव में लेके आओगे, मतलब उस 1 क्विंटल को 1 1 kg के पैकेट में लेके आओगे, क्या बोला मैंने, अगर आप 100 kg चावल आपको लेना था, राइस लेना था, तो आप उसको 1 1 kg के पैकेट में लेके आओगे, तो आप देख पाओगे ना भाई कि 1 kg इसमें है, तो देख पाऊंगा अच्छा तो बॉडी साफ है, इसमें तो कंकड़ दिख रहे हैं, इसमें कंकड़ नहीं दिख रहे हैं, तो सामने वाला आपको भी बेवकूफ बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो वही बात बोली मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हो सकता है कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब थोड़ा सा राइज कम रहे, लेकिन हार्मोनिक्स होने के चांसेस तो कम होंगे। तो मुझे मतलब किससे है, मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब नहीं है अभी, मेरा मतलब क्या है कि भाई चावल अच्छा है ना। मुझे अभी जो आप साहा घर में चावल लेके आएंगे, उसको बोल देंगे भाई तू 10 ग्राम चावल कम कर ले, 50 ग्राम भी कम कर ले, लेकिन हाथ जोड़ता हूं भाई कंकड़ मत फेंकना, कंकड़ मत डाल देना भाई, नहीं घर वाले कूट डालेंगे मेरे। समझ में आई बात। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आपके हार्मोनिक्स तो कम होते होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को ही मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका है फुल पिच्ड, एक है आपका शॉर्ट पिच्ड। मतलब फुल पिच्ड मतलब कि एक पॉलिथीन को पूरा पैक कर दिया, फुल पैक, फुल पैक। तो क्या अगर वो फुल पैक है तो आप हाथ डाल के देख पाओगे भाई कितना उसमें हार्मोनिक्स, नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आपका एक पॉलीथीन है उसमें 75% भरा है, 25% खाली है, तो आप चेक कर सकते हो ना भाई हार्मोनिक्स है कि नहीं। समझ में आई बात। तो अब बताओ फुल पिच्ड में और शॉर्ट पिच्ड में किस में हार्मोनिक्स कम होंगे, आपके शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग में हार्मोनिक्स कम होंगे। समझ में आई बात, चीजें रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो ये जो वाइंडिंग का मैंने प्रोसेस बताया, हम लोग अल्टरनेटर में जो वाइंडिंग पढ़ने वाले हैं, हम लोग अपने अल्टरनेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग यूज करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, और डिस्ट्रीब्यूटेड में भी वो आपके, सर ये शॉर्ट पिच्ड, प्लीज रिपीट, देखो अभी बता दूं शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ आपके सामने राइज का एग्जांपल ले रहा हूं। किसका एग्जांपल है, राइज वाला।
तो क्या बताया मैंने कि मान लो आपका ये पॉलीथीन है, ठीक है, समझना, ये आपका पॉलीथीन है, ठीक है, और उस पॉलीथीन में बिल्कुल पूरा का पूरा चावल मैंने भर दिया, देखो पूरा चावल भरा हुआ, ये पूरा चावल भरा हुआ है। अब बता सकते हो कि इसमें आपका हार्मोनिक्स है कि नहीं है? नहीं बता सकते ना हार्मोनिक्स, इसमें हार्मोनिक्स ज्यादा हो सकता है, क्यों? पूरा पैक भरा हुआ है, होता है यहाँ बीच में कंकड़ हो नीचे, आपको ऊपर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, बढ़िया, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो इसमें हार्मोनिक्स होने के चांसेस है, लेकिन इसमें, इसमें हार्मोनिक्स कोई बता सकता है आपको, बना सकता है किसमें? इसमें अगर इतने बस में एरिया में आपका चावल भरा हुआ है, इसमें कोई बेवकूफ बनाया नहीं बनाया, क्यों? आप हाथ डालोगे बढ़िया, चेक करो भाई पूरा साफ दिख रहा है, बढ़िया सा अच्छा है, फुल मतलब, आप ये समझो ना, आप ये समझो, आपके पास चाय पीते हो ना, चाय पीते होगे ना आप लोग, कप है, कप में अगर पूरा का पूरा फुल डमाडम कप भरा हुआ, उसको हम बोलते हैं फुल पिच्ड। लेकिन अगर कप थोड़ा सा खाली रहे, कितना मजा आ जाएगा, है ना? थोड़ा सा खाली कर, पूरा खाली नहीं करेंगे, 50% नहीं करना आपको, 10%, 20% वो हम लोग खाली कर लेंगे, उससे क्या होगा, हमारा हार्मोनिक्स कम हो जाएगा। अब हार्मोनिक्स कम होगा तो भाई हमारे लिए बहुत अच्छा है यार, हार्मोनिक्स कम होने से, ठीक है, तो लिखना आप लोग यहां पे, लिखिएगा आप यहां पे, फॉर पावर अल्टरनेटर, मतलब हैवी पावर रेटिंग, है ना, फॉर पावर अल्टरनेटर armature winding is generally armature winding is generally short pitched, short pitched distributed fractional slot winding, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि सर इन दोनों के बारे में नहीं बताया, कुछ चीजें टाइम के साथ बता रही ज्यादा मजा आएगा, तो उनको डिस्कस करेंगे वहां पे जब इनका टाइम आएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कि अगर मैं बात करूं, जो मैंने एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ ना, यहाँ पे देखना, मैं उस एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिलेट करके बताता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, उस एग्जांपल में जो हमारे पास राइज था, वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या, साइनोसॉइडल ईएमएफ, हमारे पास यहाँ पे मैंने जो बोला हार्मोन, उसमें क्या बोला, कंकड़ वगैरह जो होते, तो मेरे को राइज में जो कंकड़ है, कंकड़ लीजिए मैंने, इसको क्या बोलते समझ जाना आप लोग, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, हार्मोनिक्स, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि कंकड़ एक ही टाइप का होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंकड़ हो सकते हैं, तो मतलब हम ये बोलेंगे ना कि राइज में और कंकड़ में क्या डिफरेंस है, वैसे ही साइनोसॉइडल ईएमएफ में हार्मोनिक्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो राइज आपके पास है ना, उसमें एक राइज का शेप होगा व्हाइट व्हाइट कलर का, मैं बोलूंगा इसके अलावा सब नॉइज है, सब हार्मोनिक्स है, सब कंकड़ है ना। मैं क्या बोलूंगा, उस राइस का पैकेट खोलूंगा, पैकेट खोल के देखूंगा, एक दाना राइस का उठाऊंगा, बोलूंगा ये मेरा साइनोसॉइडल ईएमएफ है, जो इस टाइप के साइनोसॉइडल ईएमएफ है, इसके अलावा और भी जो चीजें हैं वो सब क्या आपका हार्मोनिक्स है। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने उनमें से एक पीस को निकाला, एक दाने को निकाला और बताया इस दाने के जैसा जो सिमिलर दिख रहा होगा वो साइनोसॉइडल ईएमएफ है,
इसके अलावा कुछ भी है वो आपका हार्मोनिक्स है। तो तुरंत एक जो टूटा हुआ टुकड़ा है चावल का, जो टूटा हुआ चावल का टुकड़ा बोलेगा, ये भाई कैसे कर रहा है यार तू, मेरे को भूल गया, मुझे हार्मोनिक्स बना दिया। मैं भी तो चावल बस टूट गया हूँ यार, है दो हिस्से में टूट गया, मुझे अलग कर दोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमको हम हार्मोनिक्स से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? उसको हम बोलते हैं इवन हार्मोनिक्स, है ना। मैंने क्या बोला, देखो आपके पास जो बैग था, आपके पास जो बैग था ना, वो उस बैग में क्या क्या था आपके पास, राइस प्लस डैश 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 डैश, है ना। मतलब कि आपका वहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है आपका साइनोसॉइडल, मतलब आपका क्या है आपका साइनोसॉइडल, मतलब वन। आपका फंडामेंटल तो है, फंडामेंटल तो है मतलब राइज है। राइज के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, प्लस फिफ्थ हार्मोनिक्स, डैश 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 इन्फिनाइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये वन जो है राइज को छोड़ के, मतलब इसको बस छोड़ दो, राइज को छोड़, मतलब फंडामेंटल को छोड़ दो, है ना। उसके अलावा जो कुछ भी आ रहा है वो आपका क्या हार्मोनिक्स है। फिर तुरंत मुझे बोलेगा क्या, जो टावर का टुकड़ा आया कि भाई सर मैं तो सेकंड हार्मोनिक्स सुना यार, इवन हार्मोनिक्स हूँ, मुझे क्यों आप हार्मोनिक्स में काउंट कर रहे हो, कुछ कंकड़ में गिर रहे हो। तुम बोलते हो तुमको हटा देते हैं। हम सेकंड हार्मोनिक्स मतलब इवन हार्मोनिक्स को 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे हम उन सभी हार्मोनिक्स को हटा देते हैं, क्योंकि उनका नेट इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। आप इसको अपने एग्जांपल जैसा मान लो, वो चावल का टूटा हुआ टुकड़ा है तो चावल ही ना, राइस ही है ना, तो आप उसको क्या मानोगे, इफेक्ट इसका जीरो हो जाएगा, मतलब आपका ये भी नहीं होगा। फोर्थ भी हटा लो, सिक्स भी हटा लो, तो आपका जो हार्मोनिक्स बचेंगे क्या बचेंगे, फर्स्ट वाला तो फंडामेंटल हो गया, 2, 4, 6 ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे इवन हार्मोनिक्स। तो बचेगा क्या आपके पास, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, इलेवेंथ, थर्टींथ, ऐसा बनेगा, बचेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ, पहले इतना नोट कर लो आप लोग, पहले आप इतना नोट कर लो फिर मैं आगे बढ़ूँ। इतना पहले नोट कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप लोग को एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आता है, थ्योरी समझ में नहीं आती है, ऐसा क्या सही है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा समझ पाते हैं। तो अच्छी बात है यार, है ना। मेन चीज तो ये था कि आपको हार्मोनिक्स वाला प्रॉब्लम करा दो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। वही तो जल्द देखो, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है ना। जब तक समय नहीं आता तो रुक जाओ, थोड़ा समय आएगा, क्वेश्चन का भी समय आएगा, उनका दौर भी आएगा, अपना समय भी आएगा, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दो, रुक तो जाओ। अभी हार्मोनिक्स स्टार्ट ही कहा, तो बताने वाला हूँ पूरा आपको मैं। जब तक हार्मोनिक्स का फील नहीं आएगा ना, समझ में नहीं आएगा हार्मोनिक्स क्या होती है। ठीक है, अभी हार्मोनिक्स तो स्टार्ट किया, मैं समझाने के लिए स्टार्ट किया। अब देखना, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो बैग था, सबको ध्यान समझिएगा, जो बैग है उस बैग में क्या है, तो बोलोगे सर उस बैग मेरे पास क्या राइस प्लस कंकड़ है, प्लस टूटे हुए राइस हैं, ठीक है, प्लस इल्ली भी लिखता हूं यहाँ पे मैं, ये सब आपके राइस में है, बैग में। अगर मैं इसको बराबर मानता हूं, किसके, अगर मैं इसको बराबर मानता हूं किसके, 1 + 2 +
3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डैश 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 डैश। अगर ऐसा मानता हूं तो ये जो 1, ये कोई हार्मोनिक्स नहीं, ये मेरा क्या है, प्योर राइज है। तो दिस इज नॉट हार्मोनिक, ये मेरा क्या है यहाँ पे राइज है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, है ना, उनमें हमको संशय है, उसमें हमको डाउट है कि भाई क्या है ये सब चीजें, कौन इल्ली क्या है, सब बताओ अपने हिसाब से। तो तुरंत मेरे पास यहाँ पे 2 वाला आके आप बोलेगा सर मैं, और ये चौथा वाला, और ये 6 वाला, और आगे और भी जो आएंगे आएंगे, ये तो आपके टुकड़े ही है ना, तो हमको क्यों हार्मोनिक्स में काउंट कर रहे हो भाई। तो बोल चलो भाई तुमको मान लेता हूँ, एक नया नाम देता हूं मैं, क्या, इवन हार्मोनिक्स। इनका मैं नाम दिया क्या मैंने, इवन हार्मोनिक्स। इसका मैंने नाम दे दिया क्या यहाँ पे, इवन हार्मोनिक्स। और ये मान लेता हूं कि ये जो इवन हार्मोनिक्स है ना, इसको अपने घर के बच्चे खा सकते हैं। क्यों, इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि है तो राइज ही ना। इनका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इनकी वजह से वो 0 होगा, मतलब इनका जो इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में खराब नहीं होगा। ये हो गया आपका इवन हार्मोनिक्स। ठीक है, फिर बचा मेरे पास क्या, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ये सब बचते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो 3 का मल्टीपल जो होता है, 3, 6, तो आपको ऑलरेडी गया है, 3, 6, 9, है ना, उनको हम बोलते हैं ट्रिपलन हार्मोनिक्स। जो 3 के मल्टीपल वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिपलन हार्मोनिक्स। इनकी अच्छी बात बताता हूं, ट्रिपलन हार्मोनिक्स क्या होती है। कलरफुल नोट्स प्रिंट आउट करा के कुरियर कर दो। अरे कर देंगे, अभी तो मैंने खुद ही नोट्स बना रहा हूं पहली बार। नेट सही चल रहा है अभी कि नहीं चल रहा है यार, पहले ये बता दो एक बार। नेट तो सही चल रहा है ना, इंटरनेट की दिक्कत तो नहीं है कुछ भी। चलो, तो अगर यहाँ पे बात करूं मैं किसके बारे में, अभी तक ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे इवन हार्मोनिक्स, तो देखो इवन हार्मोनिक्स हो गए, जो 3 के हार्मोनिक्स, 3, 6, 9, जो भी 3 के, जो 3 के मल्टीपल वाले जो हार्मोनिक्स होते हैं, वो एक तरीके से क्या है, कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ हैं। लेकिन इनमें अच्छी बात क्या होती है कि ये आप जो चावल खरीद के लेके आए हो उसमें ऊपर ऊपर तो दिखाई देता है, लेकिन एक बार पानी में धुल दोगे तो सब बह जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, मतलब जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स होते हैं वो फेज में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन लाइन में आपके एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात मैंने और बता दी। क्या बता दी मैंने, कि जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स, मतलब 3 के मल्टीपल में जो हार्मोनिक्स होंगे, 3, 6 तो ऑलरेडी इवन में आ गया, 3, 9 जो भी आपके आएंगे हार्मोनिक्स, ट्रिपलन हार्मोनिक्स, वो आपके फेस में होते हैं बट लाइन में एब्सेंट हो जाते हैं। मतलब जब आप इसको पैक करा के लाए पॉलीथिन में तब तो थे, लेकिन जैसे आपने धो के डंके में चढ़ाया उस टाइम पे वो उससे एब्सेंट है। उसको हम बोलते हैं कोफेजल हार्मोनिक्स, ट्रिपलन हार्मोनिक्स, या फिर जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स। समझ में आया क्या बोला मैंने। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, आपका यहाँ पे जो हार्मोनिक्स है कौन कौन से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, डैश 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 डैश, ये आपके क्या है, इवन हार्मोनिक्स है। और इनकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं मैं किसके बारे में, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं किसके बारे में, अदर देन, देखो फर्स्ट तो आपका राइज था, मतलब फंडामेंटल। ठीक है, तो आपका क्या क्या बचा यहाँ पे, आपके पास बचा 3,
अच्छा यहाँ पे देता हूँ मैं, देखो 3,9, क्या बचेगा आपके पास, 12 तो आपका इवन हो जाएगा, 15, फिर आपका और आ जाएगा क्या, 16, 17, 18, 18 तो आपका इवन है, 21। ये जितने भी हार्मोनिक्स है ना, ये सब आपके क्या है, ट्रिप्लन हार्मोनिक्स है। ये आपके क्या है यहाँ पे, ट्रिप्लन हार्मोनिक्स है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इनमें से ट्रिप्लन हार्मोनिक्स को हटा दूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा देखना अभी, है ना। मुझे जो मिलेगा हार्मोनिक्स वो कौन कौन से बचे मेरे पास अब। और ट्रिपल हार्मोनिक्स में मैंने क्या बताया आपको, एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि जो ट्रिपल हार्मोनिक्स होंगे वो आपके प्रेजेंटेड इन फेज, आपके फेज में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं बट अब्सेंट इन लाइन। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। अब अगर बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हार्मोनिक्स बचे हैं, तो देखा जाए तो एक हमारे पास बचा है यहाँ पे क्या, फिफ्थ, फिर बचा है सेवंथ, एट्थ तो होता नहीं है, नाइन्थ भी आपका इसमें चला गया, टेंथ आपका इवन है, इलेवेंथ आएगा यहाँ पे क्या, इलेवेंथ, फिर आएगा ट्वेल्थ तो आपका इवन हार्मोनिक्स हो जाएगा, है ना। फिर आएगा 13, फिर आएगा आपके पास यहाँ पे क्या, 13 के बाद आएगा क्या 15, तो ट्रिपल हार्मोनिक्स में चला गया, 16 हो जाएगा इवन हार्मोनिक्स, 17 हो जाएगा आपका क्या, 17 आ जाएगा, 17 आपका ये हो जाएगा, फिर 18 तो आपका इवन हार्मोनिक्स है, 19 आपका इसमें आ जाएगा, 20 अगेन आपका इवन हार्मोनिक्स है, 21 आपका ट्रिपलन हार्मोनिक्स है, 22 आपका इवन हार्मोनिक्स है, 23rd इसमें आ जाएगा, फिर 24 आपका इवन हार्मोनिक्स है, 25, 25 आपका क्या कहलाएगा, ट्रिपल हार्मोनिक्स नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो 25 आपका आ जाएगा यहाँ पे, डैश 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 डैश। इसको हम बोलते हैं आपका स्लॉट हार्मोनिक्स, जो कि हमेशा किस ऑर्डर में होगा, 6 के +-1। एक बार चेक कर लेता हूं मैं इसको, हार्मोनिक्स वाला कहाँ पे था यार ये, इसको स्पेस हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, स्लॉट हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। देखते हैं इसका एक बार ऑर्डर देख लो क्या है, एक बार इसका ऑर्डर चेक कर लो क्या है, 6 के +-1 कैसे, अगर आपने k = 1 रखा, अगर आपने k = 1 रखा तो क्या मिलेगा आपको, कौन कौन से हार्मोनिक्स, तो आपको मिलेंगे यहां पे 6 + 1 7 और 6 - 1 5, 5,7। अगर आप k = 2 पुट करो, क्या पुट करो, k = 2, तो क्या मिलेगा आपको, k = 6 दूनी 12 +-1, 12 में से 1 गए 11 और 12 + 1 13, तो 11 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आया कि जितने भी 1 के अलावा जितने भी हार्मोनिक्स थे उनका मैंने कैसे कैटेगरी बनाया है। जो सबसे पहले मैंने किसकी छन्नी छानी है, इवन हार्मोनिक्स की। तो 12 तो आपका पहले आउट हो गया ना, उसको ट्रिपल में काउंट नहीं करोगे, 12 इज ऑलरेडी आउट फ्रॉम वेयर, इवन हार्मोनिक्स। जो इवन हार्मोनिक्स है ना वो तो आपके ना तो फेस में होने वाला, लाइन में होने वाला, कहीं भी नहीं होगा, वो इंटू सब जीरो होगा। इवन हार्मोनिक्स का इफेक्ट जीरो होता है,
और जो ट्रिपल हार्मोनिक्स होते हैं वो फेस में प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन लाइन में एब्सेंट होंगे। और जो बचे हुए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, स्लॉट हार्मोनिक्स कहलाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इनका नाम क्या है आपका, ये स्लॉट हार्मोनिक्स। एक बार मैं इवनिंग में जो क्लास होगी उसमें और कवर कर दूंगा कि इसको स्लॉट हार्मोनिक्स ही बोलते हैं या स्पेस हार्मोनिक्स ही बोलते हैं, या होता दोनों बोलते हो, तो वो मैं एक बार कंफर्म करके आपको इवनिंग में बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही, है ना। मेरा भी गला सूख गया है, आप लोग अभी रेस्ट करिए। रात में हम लोग क्लास कितने टाइम लगा दें? इवन हार्मोनिक्स कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इवन हार्मोनिक्स आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा, उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो जीरो होगा इन ऑल द केसेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताइए सभी लोग। अच्छा मुझे टाइम बताओ, रात में कितने क्लास लगानी है? रात में कितने टाइम क्लास लगानी है? 9 बजे, 8 बजे, किस टाइम पे? 9 बजे लगा लें क्लास क्या? 9 बजे क्लास लगा लें कल, मतलब आज, सॉरी कल की बात नहीं है, आज की बात बोल रहा हूं मैं। 8 बजे अगर क्लास लगाओ ये दिक्कत जाएगी यार, 9 बजे मेरे घर में खाना बनता है, तो घर वाले भी पीछे पड़ जाते हैं 9 बजे के आसपास, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कितने टाइम का होगा? ऑलमोस्ट 2 घंटे का, ऑलमोस्ट 2 घंटे का और हो जाएगा। मतलब अपना टारगेट ये था ना कि हमको मतलब 4 घंटे क्लास लगानी है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 3 घंटे तो क्लास लगा ही चुके हैं। सर क्लास नोट्स कलरफुल हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कुरियर हो सकता है। देखो कुरियर करने से अच्छा आप लोग खुद ही प्रिंट आउट निकलवा लो ना यार, है ना। और मैं चीज बोलता हूँ, है ना, मैं ये चीज बोलता हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाओ यार, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है ना। और सोचते हैं इसके बारे में कि अगर कलरफुल नोट्स को प्रिंट आउट करने का कुछ कराना है सिस्टम तो भी कर सकते हैं। आपने खुद निकलवाया है ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवा लो, फिर उस पर आप क्या करो, रेड पेन से अंडरलाइन कर लो जहां जहां पे हेडिंग है, तो उससे आपका पढ़ना का पढ़ना भी हो जाएगा और रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। रात में हम लोग मिलते हैं 9 बजे। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।